वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके साइंस का 9th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। इट मीन्स हमें इस चैप्टर में लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ विशेषताओं के बारे में और उनके हैबिटेट के बारे में पढ़ना है। ठीक, अब हैबिटेट क्या होता है ये जानने के लिए चलिए एक चीज़ समझते हैं हम लोग। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक, वो किसी पर्टिकुलर रीजन में तो रहेगा ही रहेगा, है ना। और वो किस रीजन में रहना पसंद करेगा? जहां पे उसके जरूरत की सारी चीजें उसको आराम से मिल जाए। ऐसी ही जगह पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहना पसंद करेगा। जैसे आप डिजर्ट में रहना तो नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि आपके जरूरत की जो भी चीजें हैं लाइक फूड, वाटर, शेल्टर, ये सारी चीजें आपको डिजर्ट में मिलेंगी नहीं मिलेंगी, है ना। तो कोई भी ऐसा रीजन जहां पे किसी ऑर्गेनिज्म की जरूरत की सारी चीजें उसको मिल जाती हैं, वो उस ऑर्गेनिज्म का क्या कहलाता है? हैबिटेट कहलाता है। ठीक, डिफिनेशन देख लेते हैं। द सराउंडिंग वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज रिफर्ड टू एज इट्स हैबिटेट। वो जगह जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उसे उसका हैबिटेट बोल दिया जाता है। कोई ऑर्गेनिज्म किसी जगह पे क्यों रहेगा भाई? वो ऐसी ही जगह पे रहना पसंद करेगा या ऐसी ही जगह पे रहेगा जहां पे उसके जरूरत की सारी चीजें उसको इजीली मिल जाए, उसको बहुत ज्यादा दिक्कत ना झेलनी पड़े। ठीक, अब हैबिटेट जो टर्म है, उसी से एक रिलेटेड आपका इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट क्या होता है उसको समझ लेते हैं। जिस सराउंडिंग की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे हैबिटेट में, उसी सराउंडिंग की बात यहाँ पे हो रही है इन्वायरमेंट में। देखिए क्या है, एवरीथिंग दैट सराउंडिंग एंड अफेक्टिंग एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म इट्स इन्वायरमेंट। मतलब क्या है इसका, समझिएगा कि वो सारी की सारी चीजें जो किसी ऑर्गेनिज्म को प्रभावित करती हैं, ठीक है, जो किसी ऑर्गेनिज्म को सराउंड करती हैं या प्रभावित करती हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं? उसका एनवायरनमेंट कहलाती हैं। इन टोटल हम ये कह सकते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ की जो चीजें होती हैं जिसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, जो उस ऑर्गेनिज्म को सराउंड कर रहा है, वो उसका एनवायरनमेंट कहलाएगा। एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें या हैबिटेट की बात करें तो बेसिकली एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं। एनवायरनमेंट के क्या होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड सेकंड होता है एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक, अब ये बायोटिक क्या होता है, ये एबायोटिक क्या होता है, इसको जान लेते हैं। जैसे जो एनवायरनमेंट होता है, ठीक, वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। वहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और नॉन लिविंग चीजें भी होती हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक, उनको बायोटिक कंपोनेंट कहा गया एनवायरनमेंट का, और जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं उनको क्या कहा गया? एबायोटिक कंपोनेंट कहा गया। जैसा कि हम लोग यहाँ पे हैबिटेट के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, तो ये वो जगह है जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है और उसकी जरूरत की सारी चीजें उसको इजीली मिल जाती हैं। अब कोई जरूरी तो है नहीं कि सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उन सब का एक ही तरह का हैबिटेट हो। भाई अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका हैबिटेट भी क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो पानी में रहना पसंद करते हैं और कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो कि जमीन पे रहना पसंद करते हैं। तो जो पानी में रहना पसंद करते हैं उनका हैबिटेट क्या हो गया? अलग हो गया। उनको भाई सारी चीजें कहाँ से मिल रही हैं? उनको पानी से मिल रही हैं। ठीक, जो लैंड पे रहते हैं उनको सारी चीजें कहां से मिल रही हैं? लैंड से मिल रही हैं। इस वजह से जो हैबिटेट है वो देखिए दो कैटेगरी में कैटेगराइज हो रहा है। जो हैबिटेट होता है वो दो कैटेगरी में ब्रॉडली कैटेगराइज हो रहा है। पहला है टेरेस्ट्रियल और दूसरा क्या है? एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल का मतलब है एक तरह से लैंड, ठीक है। ये उस हैबिटेट की बात हो रही है जहां पे जमीन होती है। जैसे माउंटेन हो गए, जमीन होती है यहाँ पे, डिजर्ट्स हो गए, ठीक है,
रेन फॉरेस्ट हो गया, या फिर हम ग्रासलैंड बोल देते हैं, एक ग्रासलैंड हो गया, ये सब क्या है, जमीन का क्षेत्र है, ठीक। इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, यहाँ पे कुछ जीव जंतु पाए जाते हैं। और कुछ होते हैं एक्वेटिक हैबिटेट, जैसे सीज, ओशियंस, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, ठीक है। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एक्वेटिक हैबिटेट कहलाएंगे। बात समझ में आ गई होगी। ये हो गया लैंड का, मतलब जो ऑर्गेनिज्म लैंड पे पाए जा रहे हैं, ठीक, वो लैंड पे रह रहे होंगे, ठीक है, तो उसका हैबिटेट क्या कहलाएगा, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहलाएगा। और कुछ ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, मतलब जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं। अब पानी तो भाई सीज में भी होता है, ओशियन में भी होता है, रिवर में भी होता है, लेक्स में भी होता है, ठीक। तो ये सारे के सारी जो जगहें हैं, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, एक्वेटिक हैबिटेट कहलाएगा, ठीक। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट के बारे में। इन्वायरमेंट तो हम लोग समझ चुके हैं क्या है, ठीक। अब इन्वायरमेंट के कंपोनेंट क्या हैं उसके बारे में देख लेते हैं। इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट जैसा कि मैंने बताया, एक तो होता है बायोटिक, जिसको हम लिविंग बोलते हैं, लिविंग कंपोनेंट, और दूसरा होता है एबायोटिक, जिसको हम नॉन लिविंग कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक, नॉन लिविंग कंपोनेंट बोलते हैं। तो किसी भी जीव जंतु पे, ठीक है, किसी भी जीव जंतु पे क्या होता है, उसका जो हैबिटेट होता है, उसका जो इन्वायरमेंट होता है, वो काफी प्रभाव डालता है, ठीक है। अब इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट हो गए, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक। तो मान लेते हैं किसी इन्वायरमेंट में कोई जीव है, तो वहां पे लिविंग चीजें भी होंगी और नॉन लिविंग चीजें भी होंगी। लिविंग चीजों में क्या आ जाएगा भाई, पेड़ पौधे आ जाएंगे, बाकी के जानवर आ जाएंगे, लाइक टाइगर, लॉयन, ठीक, रैबिट, एलिफेंट, बफेलो, डंकी, मंकी, ये सारे के सारे एनिमल आ जाएंगे उसमें, ठीक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाएंगे, रैट वगैरह भी आ जाएंगे। तो ये क्या कहलाएंगे, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के बायोटिक कंपोनेंट कहलाएंगे। एबायोटिक में क्या चीजें आ रही हैं, जैसे सनलाइट हो गया, एयर, वाटर, सॉइल, केव्स, रॉक्स, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें किसमें आएंगी, एबायोटिक कंपोनेंट में आएंगी। अब देखने वाली बात यह है कि कोई जो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, कोई जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किसी भी इन्वायरमेंट में रह रहा है, ठीक है, तो उसको बायोटिक कंपोनेंट की भी जरूरत होती है और एबायोटिक कंपोनेंट की भी जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है क्या। तो बेसिकली जो लिविंग कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट को लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट भी कहा जाता है, ठीक। तो जैसे कि आपके एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारी की सारी चीजें किसी भी एनवायरनमेंट की लिविंग कंपोनेंट है, इसी वजह से इनको बायोटिक कंपोनेंट भी कहा जाएगा। और एबायोटिक कंपोनेंट क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इज नोन एज एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ दैट एनवायरनमेंट, ठीक। अब एबायोटिक कंपोनेंट में क्या चीजें आ जाएंगी, मैंने बता ही दिया हुआ है, ठीक। अब बात करते हैं कि जो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं किसी भी एनवायरनमेंट में, उनके बीच में एक कांस्टेंट इंटरेक्शन होता है। क्या होता है, कांस्टेंट इंटरेक्शन, ठीक है। इंटरेक्शन का मतलब ये है, एक तरह से समझिएगा कि जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, किसी भी एनवायरनमेंट के जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट से, ठीक, उस जगह के एबायोटिक कंपोनेंट से ये क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। चलिए कैसे, अगर हम बात करें बायोटिक कंपोनेंट की, तो बायोटिक कंपोनेंट में प्लांट्स आ गए और एनिमल्स आ गए। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट को जिंदा रहने के लिए फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा, और फोटोसिंथेसिस किन चीजों से होता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड से, जो कि क्या है, एक एबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक, वाटर से, जो कि एक एबायोटिक कंपोनेंट है, सनलाइट से, जो कि एक एबायोटिक कंपोनेंट है। मतलब क्या है कि अगर प्लांट को सरवाइव करना है
तो उसको डिपेंड रहना पड़ेगा उस पर्टिकुलर जगह के एबायोटिक कंपोनेंट के ऊपर। ठीक, अब दूसरी बात कर लेते हैं हम एनिमल्स की। अगर एनिमल्स की बात करें तो भाई एनिमल्स को भी पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, है ना, छांव चाहिए, शेल्टर चाहिए। तो ये सारी चीजें कैसे पूरी होती हैं? एबायोटिक कंपोनेंट के यूज से। हम ये कह सकते हैं इन टोटल, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एबायोटिक कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें कि जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म वो पाए कहाँ पे जाते हैं? तो ऑर्गेनिज्म जैसा कि मैंने बताया कि पूरे अर्थ पे कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे ये ऑर्गेनिज्म पाए ना जाते हों। जैसे वोल्केनो इरप्शन जहां पे होता है वहां पे बहुत ज्यादा हीट होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, उस जगह पे भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर ले जाते हैं। ठीक, और मान लेते हैं पोलर रीजन है, वहां पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, पानी जम जाता है, इवन कोई जानवर या फिर हम लोग वहां पे जाएं तो हम लोगों का ब्लड तक एकदम गाढ़ा हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा ठंडी होती है। वैसी जगह पे भी क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म आसानी से सरवाइव कर ले जाते हैं। तो ये होता कैसे कि भाई इतनी हार्श एंड एक्सट्रीम कंडीशंस में कैसे ये ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर लेते हैं? तो जाहिर सी बात है कि वो ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ विशेषता होती होगी जो कि क्या करती है, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को सूट करती होगी, है ना। और इसी विशेषता को क्या बोला जाता है? एडाप्टेशन बोला जाता है। जैसे किसी हार्श कंडीशन में, किसी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में अगर कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो वो अपनी बॉडी में कुछ ऐसी विशेष क्वालिटीज, विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो आसानी से उस पर्टिकुलर जगह पे रह पाता है। और ये क्वालिटी, ये जो टेंडेंसी होती है ऑर्गेनिजम्स की कि स्पेशल फीचर अपनी बॉडी में डेवलप कर लें टू लिव इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, इट इज नोन एज एडाप्टेशन। इसको क्या बोला जाता है? एडाप्टेशन बोला जाता है। फिर से सुनिएगा, एडाप्टेशन क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म की टेंडेंसी, प्रवृत्ति, जिसके तहत वो अपनी बॉडी में कुछ स्पेशल फीचर्स क्रिएट करता है ताकि उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में वो सरवाइव कर सके। ठीक है, जैसे जो फिशेस होती हैं वो पानी में रहती हैं, वो पानी में रहती हैं तो उनके पास क्या होते हैं? गिल्स होते हैं और फिन्स होती हैं। ठीक, और उनकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन होने की वजह से वो आसानी से पानी में तैर पाती हैं। ठीक है, एक मस्कुलर टेल होती है जिसकी वजह से वो आसानी से स्विम कर पाती हैं। फिन्स होते हैं जिनकी वजह से उनकी बॉडी वाटर के अंदर बैलेंस होती है। और गिल्स होते हैं जिसकी वजह से वो पानी से ही ऑक्सीजन ले पाती हैं। तो ये क्या हो गए? सारे के सारे स्पेशल फीचर हो गए, किसके? फिश के। ठीक है, तो ये जो एडॉप्टेशंस हैं, क्या कोई जानवर एक ही दिन में, कोई ऑर्गेनिज्म एक ही दिन में डेवलप कर लेता है अपनी बॉडी में? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। किसी भी स्पेशल फीचर को डेवलप होने के लिए हजारों वर्ष लग जाते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर वो किसी पर्टिकुलर जगह पे रह रहा है जो कि उसको सूट नहीं कर रहा है तो उसको बड़ी दिक्कतें होंगी। उसके आने वाली जो जनरेशन होगी उसको भी दिक्कतें होंगी, उसके आने वाली जो जनरेशन होगी उसको भी दिक्कतें होंगी। और हर बार वो कुछ ना कुछ क्या कर रहे होंगे? उस क्लाइमेटिक कंडीशन से छुटकारा पाने के लिए कुछ ना कुछ वो तरीका अपना रहे होंगे। ठीक, जब हजारों साल बीत जाते हैं तो कुछ ऐसी चीजें उनकी बॉडी में डेवलप हो जाती हैं जिसकी वजह से वो उस पर्टिकुलर जगह पे सरवाइव कर पाते हैं। तो आई होप बच्चों आपको आज का जो ये टॉपिक था बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, बाकी हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।